ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। समझिए जाए मेरी बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जरा पहले ये समझा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब क्या है, जरा समझिए। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी है। यानी एक ऐसा काम जो वर्तमान में परफेक्ट हुआ। वर्तमान में क्या हुआ? परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट में परफेक्ट और उससे पहले कॉन्टिन्यूअस। एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में परफेक्ट और उससे पहले कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब मेरी बात समझो यहां पर। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि आप यहां हो और एक एक्शन यहां पर शुरू हुआ। यहाँ शुरू होने के बाद एक्शन चलता रहा और जहाँ आप हैं यहाँ तक आया। आने के बाद आप जहाँ आप हैं इसका मतलब कहाँ पर आप हैं? आप हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में। यहाँ आके एक्शन क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। इसके आगे होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ तक क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट होने से पहले एक्शन कैसा था? कॉन्टिन्यूअस था। पहले कैसा था? कॉन्टिन्यूअस था। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा, चलते रहने के बाद क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस रहा और वर्तमान तक आया और वर्तमान में आके क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक, अब यही बात दूसरे शब्दों में कहता है, एक ऐसा एक्शन जो यहाँ पर शुरू हुआ, शुरू होने के बाद चलता रहा, चलते रहने के बाद जहाँ आप हैं इससे पहले यानी कि पास्ट में क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। परफेक्ट होने से पहले कैसा था? कॉन्टिन्यूअस था। यानी कि एक ऐसा एक्शन जहाँ आप हैं उससे पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त होने से पहले चलता रहा। जैसे दोनों के लिए अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर इन दोनों के लिए हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो समझिए ज़रा दोनों के लिए एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पहली बात ये वाली बात हो गई। अब कहता है कि मैं 1990 से यहाँ रह रहा हूँ। अब देखिए ये कहता है कि मैं 1990 रहना कब शुरू किया आपने? 1990 में, यानी कि 1990 में यहाँ रहना शुरू किया। 1990 रह रहा हूँ नहीं, रह रहा था। ठीक, नीचे वाला एग्जाम्पल। तो 1990 में आपने यहाँ रहना शुरू किया, उसके बाद आप रहते रहे, और अभी जहाँ आप अभी हैं इससे पहले यानी कि पास्ट में कुछ समय पहले आपने यहाँ रहना बंद कर दिया। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ यानी कि मॉर्निंग से आपने पढ़ाना शुरू किया। मॉर्निंग आपने यहाँ शुरू करी और यहाँ से आपने पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद आप लगातार पढ़ाते रहे और प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान तक आप क्या करते रहे? पढ़ाते रहे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। राम राम पूनम देवी, कैसी हैं? ठीक है। तो यही होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान क्या है? पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था। ठीक,
सुबह से समय के साथ में रहा है, रहे हैं, खा रहा हूँ, खा रहा था, तो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, बेसिक स्ट्रक्चर पर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है, देखो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस V4 प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों तरह से समय का यहां पर यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, हैज, हैव, बीन प्लस V4 प्लस सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। टाइम दो तरीके से, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है फिक्स टाइम, है ना। सिंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, समझो। तो कहता है कि देखो सिंस का यूज कहाँ करते हैं, तो सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है फिक्स टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है, फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम, निश्चित समय, जैसे, है ना, इसका मतलब क्या है, निश्चित समय। जैसे मैंने कहा 9 o'clock, 9 बजे से, क्या है ये, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, निश्चित समय, 9 o'clock। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम गैप, समय अंतराल। समय अंतराल, यानी कि जब टाइम जो है गैप शो करे, 19 मतलब 3 घंटे से, है ना, जैसे मैंने कहा 3 आवर्स, टाइम पीरियड, है ना, टाइम गैप या टाइम पीरियड शो करता है, ये क्या होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, 3 आवर्स। तो फॉर का यूज कहाँ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। ठीक है, यानी कि 3 आवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 5 years। ठीक, तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम और ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि पॉइंट ऑफ टाइम को इसके अलावा, जैसे मैंने कहा 9 o'clock, किस किस तरीके से समझेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब पॉइंट ऑफ टाइम को ही रिप्रेजेंट करती हैं। कैलेंडर में क्या क्या आता है बताओ, कैलेंडर में क्या क्या आता है, सबसे पहले ईयर आता है 2024। इसके बाद क्या आता है कैलेंडर में, तो ईयर के बाद आता है मंथ, मंथ है आपका जनवरी। फिर आता है डे, डे है आपका थर्सडे। तो ईयर, मंथ, डे, और क्या आता है कैलेंडर में, तारीख, यानी कि 23 जैन तारीख। और क्या आता है, और क्या आता है, तो कैलेंडर में और आते हैं फेस्टिवल्स। और क्या आता है, फेस्टिवल्स। तो ईयर, मंथ, फेस्टिवल्स,
होली, दिवाली, ये सब कहाँ आते हैं? कैलेंडर में आते हैं। तो इन सब के साथ ये सब पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और इन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? सिंस का यूज़ करेंगे। इन सारी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 1990। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 1990। तो 1990 क्या है? फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाया? सिंस लगाए। मैं यहाँ सुबह से पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखोगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ अ डे, तो पार्ट्स ऑफ अ डे जो होते हैं ये भी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिन के जो भाग होते हैं बच्चे, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिन के भाग सुबह, दोपहर, शाम, डॉन, डस्क। डॉन डस्क का मतलब है जब सूरज सुबह सुबह निकलता है ना। डस्क डूबता है, ठीक है, तो वही डॉन डस्क होता है। सूरज सुबह निकलना और डूबना, डॉन एंड डस्क। ठीक, धुंधला, जब इन्वायरमेंट धुंधला होता है वो। ठीक, तो इन सब में तो सिंस मॉर्निंग, अब फॉर, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 years, for 2 years, since Holi, for 1 month। ठीक, तो for 1 month, तो for 1 month, since Holi, for 2 years। तो ये आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूरा स्ट्रक्चर और पूरा हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? देखिए जरा, बताओ। सोनू, गुड़िया, पूनम, बोलो बच्चा, क्या सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? सब समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत, कुछ समझने में दिक्कत हो तो बोलिए। कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछिए। चलो समझ गए? पूनम, बढ़िया। अब जरा आगे देखो। तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आगे बात करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसी में अगर हैज हैव की जगह पर, इसी में हैज हैव की जगह पर अगर आप हैड लगा दो तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
अगर यहाँ पर आप हैड लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सुबह से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हैड लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और हैज हैव लगा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? सोनू मलिक, हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में क्या पहचान है? यहां देखो, मैं सुबह से यहां पढ़ा रहा हूं, सुबह से और रहा हूं, 1990 से रहा था, पहले बताया मैंने, पहले ही बता दिया। ठीक है, तुम बचपन से हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहते चले आ रहे हो या रह रहे हो, यही हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, अगला आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। फटाफट देखिए जरा, अगला टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब है भूतकाल। भूतकाल ऐसी घटनाएं जो हाल ही में हुई हों। ऐसी घटनाएं जो हाल ही में हुई हों, ऐसी घटनाएं जो क्या हों, हाल ही में हुई हों, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ऐसी घटनाएं जो हाल ही में हुई हों, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं वहां गया, है ना, कब, हाल फिलहाल में। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, देखिए पास्ट इंडेफिनिट की सारी कंडीशंस के बारे में, किन किन कंडीशंस में एक सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ये हम लोग बात कर चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस की जब हम लोगों ने बात करी, तो वहाँ डिटेल में हम लोगों ने बात करी कि कब पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, डिटेल में हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये। ठीक, जैसे मैंने कहा कि ही मैंने ये काम किया। जैसे मैंने कहा मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। ठीक, कैसे लिखते हैं समझो, मैंने अपना काम किया, तो किया यानी कि करना, इसके लिए वर्ब होती है डू मतलब होता है करना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, जिसका मतलब होता है किया। इसका थर्ड फॉर्म होता है डन, जिसका मतलब होता है कर चुका। ठीक, तो डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका, ठीक है। तो मैंने अपना काम किया, डू डिड डन, मैंने अपना काम किया। ठीक, अब देखो जरा, तो किया यानी कि यहाँ पास्ट टेंस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 स्ट्रक्चर है, तो क्या लिखेंगे, मैंने मतलब आई, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड, करने के लिए सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड। तो आई डिड, और क्या किया, आई डिड माई वर्क, क्या किया मैंने, अपना काम किया, तो आई डिड माई वर्क। अगर इसका नेगेटिव लिखेंगे
तो नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहां देखो ये वाला डिड नॉट जो है, डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है। इस डिड की शक्ल इस डिड के जैसी है, लेकिन ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं, गलती से शक्ल एक जैसी है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बाद में ऑब्जेक्ट होगा वो। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो जरा, जैसे मैंने कहा मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया, ठीक। ये मैंने लिख दिया, मैंने अपना काम नहीं किया। अब जरा इस सेंटेंस को लिखा जाए, समझा जाए, देखा जाए। तो मैंने अपना काम नहीं किया, क्या लिखेंगे? तो मैंने के लिए आई, नहीं किया डिड नॉट प्लस V1, तो आई डिड नॉट। और करने की इंग्लिश क्या है? करने की इंग्लिश होती है डू, डिड, डन, है ना। इसका फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है डज, ठीक। करना, किया, कर चुका, कर रहा, करता है, ठीक, पता ही है आपको। अब देखिए तो V1 कौन सा है? V1, V2, V3, V4, V5। डिड नॉट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है? डिड। तो आई डिड नॉट डू, आई डिड नॉट डू, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, ठीक। आई डिड नॉट डू माई वर्क। क्या मैंने अपना काम किया? अब आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे बच्चा, अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक। अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस V1, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V1 और इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, या जो भी चीजें होती हैं वो सब आती हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे मैंने कहा क्या मैंने अपना काम किया, क्या मैंने अपना काम किया, ठीक। यही है क्या? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। क्या लिखेंगे बताओ? क्या मैंने अपना काम किया, इसका आंसर आप लोग बोलिए, क्या लिखेंगे इसको? बताओ, क्या मैंने अपना काम किया, इसका आंसर बताइए सभी लोग। सोनू मलिक, कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? बोलिए।
डिड आई डू माई वर्क। क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें लगती है डिड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। ठीक, तो यानी सबसे पहले क्या आएगा, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। तो डिड आई डू माई वर्क, क्या मैंने अपना काम किया, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यही होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी किन किन कंडीशंस में हम लोग एक वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी बात को एक बार चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा। एग्जाम्पल मैंने कहा कि वी डैश द बैटल ऑफ पानीपत। वी डैश द बैटल ऑफ पानीपत। चलो बताओ क्या इसमें आंसर आएगा, बोलो सारे लोग। बोलो आंसर, बोलो। बोलो भाई क्या आंसर होगा, बताया हुआ है, कुछ भी नया नहीं बता रहे हम। बिल्कुल पूनम, क्या है, हैव वॉन, सोनू मलिक। यहाँ देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जब केवल एक्शन हो, केवल महत्वपूर्ण एक्शन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया जाता है। यहाँ पर केवल बैटल ऑफ पानीपत जीतने की बात हो रही है, और जब केवल युद्ध की बात हो रही है, ठीक, तो वी हैव वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, तो क्या लिखेंगे, वी हैव वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। केवल जीतने की बात हो रही है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक्शन की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहीं पर लिखा होता कि वी डैश द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, इन 1526। तो क्या होगा, समय आ गया, और समय आ गया तो जहां समय होता है वहां पास्ट
इंडेफिनिट होता है। यहां क्या हो जाएगा, तो वी वॉन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। क्या हो जाएगा, वी वॉन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। समझे, वी वॉन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है पूनम, क्लियर हो गया। तो यहाँ सेकंड में क्या आएगा, वॉन, और फर्स्ट में क्या आएगा, हैव वॉन। ये बात हम लोगों ने पूरी डिटेल में करी हुई है कि अगर समय आ जाता है तो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ठीक, अब जरा देखो अगला क्वेश्चन। ये हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर ली। अब कहता है इसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब यह है कि यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहता है ऐसा काम जो भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया हो। ऐसा काम जो भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया हो, वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, देखो जरा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं वहां जा चुका था, पहचान क्या होती है, चुका था, चुके थे। ठीक, मैं वहां जा चुका था, तो आई हैड गॉन देयर। आई हैड गॉन देयर। नेगेटिव लिखेंगे, आई हैड नॉट गॉन देयर। इंट्रोगेटिव लिखेंगे, हैड आई गॉन देयर। ठीक, तो आई हैड गॉन देयर, आई हैड नॉट गॉन देयर, हैड आई गॉन देयर। ठीक, हैड आई गॉन देयर। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ एक बात आती है, वो समझिए जो महत्वपूर्ण बात है। कहता है कि यदि दो एक्शन एक साथ पास्ट में, ये दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, अगर दो काम पास्ट में हुए हैं तो जो काम पहले होगा को पास्ट परफेक्ट में और
बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कहता है यदि अगर दो एक्शन पास्ट में लिखे हों, है ना, यहाँ एक बात आती है, कहता है अगर दो एक्शन पास्ट में लिखे हुए हों तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब इन दोनों में से पहले क्या होगा, पहले ये समझिए। तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। ठीक, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। दूसरा मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दोनों बातें सेम ही हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सेम ही हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। ठीक, आप जरा ध्यान से समझिए दोनों बातों को, आप जरा ध्यान से समझिए। यहां पहले क्या हुआ, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, यानी कि यहां डॉक्टर पहले आया, मरीज उसके बाद मरा है। ठीक, तो पहले डॉक्टर आया, यहां डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यहां पहले मरीज मरा फिर डॉक्टर आया। दोनों में अंतर देखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, द पेशेंट डाइड, जो काम पहले हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, वो जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। हमने क्या लिखा कि जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, यानी कि मरीज बाद में मरा है, तो जो काम बाद में हुआ वो सब्जेक्ट प्लस V2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में लिखा जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, द पेशेंट डाइड के बाद, डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, द डॉक्टर हैड अराइव्ड, आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, है ना। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। ठीक, दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कहता है कि द पेशेंट, अब पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले मतलब बिफोर, तो बिफोर द डॉक्टर केम या अराइव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड या कम। ठीक है, यहां पर भी केम या अराइव्ड कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अराइव का सेकेंड फॉर्म भी अराइव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड होता है। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है। ठीक है, चलो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम अराइव्ड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम या अराइव्ड। क्लियर है बात सभी को?
बोलो, यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया तो पूछिए। ठीक है, चलो क्लियर है। सोनू मलिक, कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे मैंने कहा कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। समझिए, तो गौरी क्या है? किसी का नाम है। गौरी क्या है? किसी का नाम है। ठीक, गौरी ने उसका नाम, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। कब बताया? गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। कब बताया? आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो उसके जाने के बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो गौरी ने उसका नाम मुझे कब बताया? उसके जाने के बाद। तो ये बताओ, पहले वो गया कि पहले गौरी ने नाम बताया? तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो गया। तो पहले वो गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे? तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, है ना। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखा जाए।
अब यहाँ ये हम लोगों ने बात कर ली पास्ट टेंस के बारे में, ठीक। अब कहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो क्या मतलब होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जरा समझिए। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस छूट गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर, ठीक। मैंने कहा कि ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। वो नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव क्या लिखोगे, ही वॉज नॉट रीडिंग। इंटरोगेटिव लिखोगे, क्या लिखोगे, वॉज ही रीडिंग। तो ही वॉज रीडिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग, वॉज ही रीडिंग, यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में समाप्त, पास्ट में चल रहा था, अब है कि पता नहीं। वो पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा नहीं पता, लेकिन पहले पढ़ रहा था, ठीक है। यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग लिख ही चुके हैं पहले ही, जब मैंने आपसे हैज हैव कहा था। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला आता है फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आता है फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट कहने का मतलब है खाएगा, सोएगा, पढ़ेगा, इस टाइप के शब्दों का जहां यूज किया जाए वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। मैं पढ़ूंगा, है ना, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, इस तरह के शब्दों का जहां यूज किया जाए वो आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन, ठीक। इसमें यूज करते हैं किसका, विल का या फिर शैल का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैं एक उपन्यास यानी कि नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आई विल पढ़ना यानी कि रीड, आई विल रीड अ नॉवेल, आई विल रीड अ नॉवेल, क्या लिखेंगे, आई विल रीड अ नॉवेल, ठीक है। तो आई विल रीड अ नॉवेल यानी कि मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, आई विल रीड अ नॉवेल। फिर कहता है मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, फिर कहता है कि मैं एक उपन्यास नहीं
पढ़ूंगा, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा। आई विल नॉट, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड अ नॉवेल, आई विल नॉट रीड अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा। ठीक, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ूंगा। अब कहता है क्या मैं उपन्यास पढ़ूंगा, क्या लिखेंगे, विल आई रीड अ नॉवेल, विल आई रीड अ नॉवेल, क्या मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पहले ही कर ली थी, कंडीशंस पहले ही कर ली थी। यहां पर एक बात आती है, कहता है कि सामान्यतः आई के आई, शैल, आई और वी क्या लेते हैं, शैल लेते हैं। ठीक, सामान्यतः आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। रेस्ट, अदर, टेक, विल, और बाकी सब क्या लेते हैं, विल लेते हैं। सामान्यतः आई और वी दोनों क्या लेते हैं, शैल लेते हैं, और बाकी सब क्या लेते हैं, विल लेते हैं। ठीक, बाकी सब क्या लेते हैं, विल लेते हैं। लेकिन बाकी सब क्या लेते हैं, विल लेते हैं। लेकिन कहता है, लेकिन DTPA दर्शाने के लिए आई वी टेक विल, आई वी टेक विल एंड रेस्ट अदर टेक शैल, उल्टा हो जाता है। सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि आई वी, सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि आई और वी जो है वो अपने साथ क्या लेते हैं, शैल लेते हैं, और बाकी सब क्या लेते हैं, विल लेते हैं। लेकिन जहां पर DTPA दर्शाना हो, DTPA कहने का मतलब है D फॉर डिटर्मिनेशन, T फॉर थ्रेट, P फॉर प्रॉमिस, और A फॉर एडवाइस। तो A मतलब एडवाइस, T मतलब थ्रेट, P मतलब प्रॉमिस, D मतलब डिटर्मिनेशन। तो जहां पर दृढ़ता, धमकी, वादा या एडवाइस दिखाई जाए वहां उल्टा हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, धमकी, आई विल किल यू, क्या है ये, धमकी है। तो आई के साथ शैल आना चाहिए था, क्या लगा दिए, विल लगा दिए, आई शैल किल यू। मैंने कहा आई विल definitely, I will definitely, I will stand by you, ठीक है, आई विल स्टैंड बाई यू। स्टैंड बाई का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। ठीक, आई विल स्टैंड बाई यू, ये क्या है, वादा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो आई विल स्टैंड बाई यू। तो जहां प्रॉमिस की बात करी जाए वहां पर आई अपने साथ क्या लिया, विल। जहां पर धमकी की बात की जाए आई ने क्या लिया, विल। और नॉर्मल कंडीशन में बाकी सब क्या लेंगे, शैल। ठीक, वैसे क्या लेता है ये, वैसे शैल लेता है। लेकिन जहां पर धमकी की बात करी जाए वहां क्या ले लेगा, विल ले लेगा। ठीक है,
यहीं पर एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे, जैसे मैंने कहा ईश्वर आपकी मदद करेंगे। चर्च अगर आप जाएंगे तो चर्च पे ये स्टेटमेंट लिखा होता है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, है ना, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, चर्च में लिखा होता है अक्सर। तो बताइए भाई क्या होगा? ईश्वर यानी कि गॉड डैश हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। क्या लगाएंगे? विल या शैल। तो क्योंकि सामान्य कंडीशन में गॉड के साथ में विल ही लगेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर प्रॉमिस है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ये वादा है ना, दृढ़ता है, पक्की बात है, तो उस कंडीशन में विल की जगह पर यहां क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। तो गॉड शैल हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, अब आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ लो। अगला क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वी 4। मैंने कहा कि वह सिनेमा हॉल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू द सिनेमा, ही विल बी गोइंग टू द सिनेमा। वो सिनेमा हॉल जा रहा होगा। निगेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ही विल नॉट बी गोइंग टू द सिनेमा, ही विल नॉट बी गोइंग टू द सिनेमा। अगला, will he be going to will he going to the cinema? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अगर WH परिवार वाला लिख दो, वो क्यों सिनेमा हॉल जा रहा है, तो वाई ऐड कर दो, वाई विल ही बी गोइंग टू द सिनेमा, है ना, वाई विल ही बी गोइंग टू द सिनेमा। अगला, अब कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3, वो सिनेमा हॉल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू द सिनेमा, ही विल हैव गॉन टू द सिनेमा, वो सिनेमा हॉल जा चुका होगा। ये क्या होता है? आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। विल शैल हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं कल 2 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा, तो बाय 2 PM टुमारो आई विल हैव टेकन माई फूड। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सामान्य तौर पर लिखा नहीं जाता, लेकिन इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो देख लो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर, अब बाद में टाइम। बस यहाँ अंतर ये है कि जहाँ पर हम सिंस लिखते थे वहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का यूज़ होता है, सिंस का यूज़ नहीं होता। वह 2029 से वहाँ जाता रहेगा, तो ही विल हैव बीन गोइंग
टू द सिनेमा सिंस 2029, क्योंकि सिंस पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आता है और यहाँ से लेकर आगे तक जो जाएगा वो फ्रॉम होगा, और इसीलिए सिंस की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू सिनेमा फ्रॉम 2029, फ्रॉम 2029। ठीक, तो ये बच्चों हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, प्रेजेंट मतलब टेंसेस के बारे में। ये हम लोगों ने कंप्लीट बात कर ली किसके बारे में, टेंसेस के बारे में, कि भाई टेंस क्या होते हैं। ठीक है, यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन, यानी कि कल हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिलर्स करेंगे, टेंस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस में। ठीक है, चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, खुश रहिए।